हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो हमारा देखिए फिजिक्स का ये जो डेरिवेशन का सीरीज है कंटिन्यू हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑसिलेशंस के फिजिक्स डेरिवेशन लाया हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डेरिवेशंस कितना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी और सेक्शन डी में ज़्यादातर डेरिवेशंस ही पूछा जाता है फिजिक्स में, और सेक्शन डी में पूछा जाता है। सी और डी में तो पूछा जाता है, कभी कभी सेक्शन डी में भी आपको डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके लिख के अच्छी तरह याद कर ले तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। और मेरा ये कोशिश है कि मैं जितना बोर्ड पे लिखता हूं आपको उतना ही लिखना है। हाँ, मैं रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिख देता हूं अगर किसी को रेफर करना है तो, लेकिन टेक्स्ट में क्या लेंथी लेंथी डेरिवेशन है, बहुत एक्सप्लेनेशन भी है, उसकी जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ मेरा बोर्ड से कॉपी करके लिख के याद करेंगे तो भी चलेगा, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और जिन बच्चों को कोई चैप्टर्स में अगर सपोज न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर ये डेरिवेशन को काम आएगा। उसके अगेंस्ट ऑप्शन में आप डेरिवेशंस कर लीजिए, आपको मार्क्स आप फुल मार्क्स मिला सकते हैं। ये एक बेनिफिट है कि नहीं। तो देखिए मैंने अपना प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे थ्योरम्स है मैथ्स के जो मैंने कंप्लीट कर दिए, वो आप देख सकते हैं। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है और एक एक चैप्टर में आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है, सब लोग जानते होंगे, सुना भी होगा आपने कई बार, आपके कॉलेज के एग्जाम में भी आया होगा। क्वेश्चन है, डिफाइन लीनियर एसएचएम and obtain the differential equation of simple harmonic, that is linear SHM. Simple harmonic motion is SHM. अब देखिए ये जो डेफिनेशन है, अगर आपको ये नहीं पूछा, अगर आपको नहीं पूछा तो भी आपको लिखना ही है। मैं बताता हूँ क्यों। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ क्या है। Linear SHM is defined as the linear periodic motion of a body in which force or acceleration is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to the displacement। अभी सिंपल भाषा में देखिए क्या, सिंपल भाषा मैं आपको पेंडुलम से समझाता हूँ, ज्यादा ही सब लोगों को जल्दी समझ में आता है। ये आपका पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। ठीक, अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं सपोज इस जगह पे, तो ये क्या बोलते हैं, देखिए लीनियर पीरियोडिक मोशन, लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है क्योंकि एंगल थीटा बहुत छोटा होता है। वहां का जो ऊपर का एंगल थीटा बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, in which force or acceleration is always directed to the mean position। अब ये जो है mean position, ठीक। अगर ये पेंडुलम यहाँ पे पहुंचा है तो एक फोर्स है उसको खींचता है, एक फोर्स जो है एक्सेलरेशन बोलिए जो उसको खींचता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो ये बोल रहा है फोर्स और एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये जो फोर्स है ना, फोर्स इसका जो मैग्नीट्यूड है इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सपोज डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक सपोज लेट्स से x हुआ है, तो ये जो फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू x होगा, x। और ये ऑपोजिट डायरेक्टेड, देखिए डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से राइट की तरफ है और फोर्स जो है उसको खींच रहा है लेफ्ट की तरफ। तो हम लोग कैसे लिखते हैं ना, -x या फिर -kx, इस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना। तो कोई भी लीनियर एसएचएम होगा ना तो उसका मेन प्रॉपर्टी क्या देखने का, जो फोर्स होगा जो उसको मीन पोजीशन बॉडी को खींच रहा होगा मीन पोजीशन पे, वो उसके डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल होगा। और माइनस साइन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्टेड है। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से राइट साइड से मेजर किया जाता है, राइट साइड टुवर्ड्स राइट साइड, और फोर्स उसको टुवर्ड्स मीन पोजीशन मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इस डायरेक्शन में, तो इसलिए -kx इसका बनता है। तो अगर तो ये डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पूछा और सिर्फ बोला कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप क्या लिखेंगे, आप एग्जैक्टली डेफिनेशन वर्ड लिखेंगे। तो मगर आप क्या लिखेंगे पता है, मैं बताता हूं, आप लिखेंगे लीनियर एसएचएम, फिर इतना सब आप लिखने की जरूरत नहीं, फिर आप लिख सकते हैं फोर्स इज ऑलवेज, एक्सेलरेशन भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये लिखना ही पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पूछा, अगर आपको बोला सिर्फ ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं अंडरलाइन करता हूं, क्या लिखेंगे, लीनियर एसएचएम in which force is always directed toward and its proportional। इतना लिखना पड़ेगा, बीच का डिफाइंड वर्ड नहीं यूज करेंगे अगर डेफिनेशन नहीं पूछा। मतलब ये पार्ट तो आपको लिखना ही है, पूछे कि नहीं पूछे, इसलिए लर्न करना पड़ेगा। और लर्न करना भी बड़ा इजी है। क्या है, सिंपल भाषा, फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये दो इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रखने का, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन फोर्स एंड प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये दो चीज याद रखिए, आपका हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं भी होगा तो भी आपको लिखना है, याद रखिएगा। ठीक, इतना लिखने के बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f
इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ आप लिख सकते हैं वेर k is force constant and x is displacement from the mean position, x is displacement from mean position, ठीक है। तो ये आप कहोगे fx। अब आप इसके बाद क्या बोलेंगे, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। क्या आप जानते हैं ये जो फॉर्मूला है, हम लोग तो बहुत वाकिफ है ना इस फॉर्मूला से, F इज इक्वल में सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, न्यूटन सेकेंड लॉ की डेरिवेशन पे से मेंशन किया, नहीं तो लोग तो लिख सकते हैं वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, ये बोल सकते हैं, लेकिन अभी टेक्स्ट वाले ने मेंशन किया फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो चलो हम लोग लिख देते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो F इज इक्वल टू ma हुआ ना, तो यहाँ पे F की जगह पे लिखेंगे देयरफॉर ma इज इक्वल टू माइनस kx, ठीक। अभी इसको ऐसे रख देते हैं। नाउ अब देखिए आपका जो एक्सेलरेशन होता है ना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आई होप यू नो दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt। इसको कंबाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2x by dt, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो लोग मैथ्स कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, उनको तो समझ में आता होगा, एक्सेलरेशन इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं इन वन, सब्स्टिट्यूटिंग इन वन, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगा m एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे d2x by dt square is equal to minus kx, n को डिवाइड करके नीचे ले आइए, d2x by dt square is equal to minus k upon mx, इसको लेफ्ट में ले आइए, d2x by dt square plus k upon mx is equal to 0। अभी k upon m को हम लोग एक और टर्म से लिख सकते हैं which is omega square, therefore d2x by dt square plus omega square x is equal to 0, where omega square is equal to k by m, omega is angular frequency, omega क्या बोलते हैं, angular frequency। ये तो एंगुलर ओमेगा के बारे में आपने पढ़ा है रोटेशनल डायनामिक्स में कि नहीं, रेडियन पर सेकंड, तो दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हो गया भाई, दिस इज द रिक्वायर्ड differential equation of linear SHA। अब हम लोग लीनियर वर्ड पे स्ट्रेस देना पड़ता है, पता है क्यों, क्योंकि आगे चल के एक और डेरिवेशन है, क्या पता है, obtain the differential equation of angular SHA। एंगुलर जब चीज गोल घूमती है ना, गोल ऑसिलेट करती है, तब एंगुलर वर्ड आ जाता है, इसलिए लीनियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही है आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, डेफिनेशन और ये एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। अगर डेफिनेशन नहीं पूछेंगे ना तो शायद फिर 2 मार्क का भी हो सकता है, लेकिन कुछ क्योंकि कुछ खास तो है नहीं लिखने का। आप देख लीजिए, सिंपल सा है डेरिवेशन, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बहुत बार, वो है एग्जाम में पूछा है लोगों ने, 2 बार तो मैं जानता हूँ पूछा हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट वाला डेरिवेशन, हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला डेरिवेशन। तो एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आ गए हम लोग। इस चैप्टर में एक्चुअली देखा जाए डेरिवेशंस है और इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स में है, आपके इसमें भी है, काइनेटिक थ्योरी भी अच्छे डेरिवेशंस है, इसमें तो काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं भी देखा 4-5 डेरिवेशन तो पूछते रहते हैं, मतलब रैंडमली पूछते रहते हैं, उनमें से एक है। अगर ये तीनों पूछा ना तो 4 मार्क का पूछेंगे। एक बार एग्जाम में सिर्फ 2 ही पूछा था, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था, तो फिर ये 3 मार्क का हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो बोलेंगे स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो बोलेंगे यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको लिखना तो पड़ेगा। अभी अभी जो डेरिवेशन अपने जो फॉर्मूला डिराइव किया ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो लेके आपको 3 एक्सप्रेशन निकालने हैं, एक्सेलरेशन का निकालना है, लीनियर सिस्टम का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके, ठीक है। तो पहले वो मेंशन करेंगे हम लोग, मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। The
differential equation, the differential equation of linear SHM is क्या है, d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। ये हमने फर्स्ट वाले डेरिवेशन में डिराइव किया हुआ है, उसको हम डायरेक्टली ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, therefore d2x by dt square is equal to minus omega square x, but d2x by dt square ये तो एक्सेलरेशन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का जो वो एक्सेलरेशन देता है, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन लिखेंगे, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आपका पहला वाला हो गया भाई, पहला वाला एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर लीनियर एसएचएम, ये आपका पहला वाला आ गया। ओके, अब हम जाएंगे सेकेंड वाले पास। सेकेंड वाला कौन सा हम लोग का, सेकेंड वाला हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग फिर से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग, ध्यान दीजिएगा, यूजिंग d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। therefore अब इस पे ध्यान से देखिए हम लोग क्या लिखेगा, इधर इसको हम लोग लिख सकते हैं d by dt of dx by dt is equal to minus omega square x। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर एक और काम कर सकते हैं, हम लोग इसको देखिए, इसमें दो डेरिवेटिव, एक तो डेरिवेटिव x का और एक वेलोसिटी, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v into dx by dt plus omega square x is equal to 0। क्योंकि v into dx by dt जो होगा d by dt, थोड़ा सा पहला वाला ठीक रहेगा, d by dt of dx by dt प्लस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो d by dt ऑफ अभी dx by dt क्या है, v है, तो इधर v आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे dv by dt तो है, लेकिन यहाँ x है, तो हमको dx भी लगेगा, तो हम लोग इसको चेन रूल, आपने मैथ्स में पढ़ा है चेन रूल, इसको लिखेंगे dv by dx into dx by dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब dx by dt आपका v है, dv by dx into v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इससे क्या होगा, ये dx x के पास जा सकेगा, तो हम लोग का नेक्स्ट है v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब ये आपने किधर पढ़ा हुआ, ये आपने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन का, यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ आएगा इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल x dx प्लस c कांस्टेंट c। इंटीग्रल v हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब हमको जहां हम बोल सकते हैं c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। ओके, अब हमको फाइंड c करना है। टू फाइंड c वी टेक x इज इक्वल टू प्लस माइनस a व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a v इक्वल टू 0। कौन सा कंडीशन पता है, अगर आपका सबको लीनियर एसएचएम होगा, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पेंडुलम, ये आपका मीन पोजीशन, अब इधर आपका एक्सट्रीम है और ये भी आपका एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आपको यू नो दैट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस जगह पे क्या होता है, इस दो जगह पे, इस जगह पे वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम में, और इधर भी वेलोसिटी 0 होती है। तो वही मैंने लिखा है व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, प्लस माइनस है क्यों, राइट साइड पे होगा तो प्लस है, लेफ्ट साइड पे होगा तो माइनस है, तो टेक्स्ट में ये लिया तो हम लोग ये ले लेते हैं, और जहां पे हम लोग बोल सकते हैं a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
A is maximum displacement from mean position. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये चीज हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पे प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, a स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इधर आ जाएगा तो c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। अब इसको एक नंबर दे दें, सपोज इसका नंबर 1 लिख दिया, फ्रॉम 1 तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c की जगह पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, सबको 2 से हटा दो, कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2, v स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाला पार्ट पहले लिखो, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट ले लो, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा तो उसका ओमेगा होगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। This is the velocity of a linear system, या linear system या हाँ ठीक है, of linear system लिखते हैं। जो उन्होंने हमको फाइंड करने बोला ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाला पार्ट भी हो गया। अभी वेलोसिटी के लिए आपको है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू फॉर्म दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे सॉल्व करना है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, अब देखिए कैसे लगता है। तीसरा पार्ट ना, now v is equal to dx by dt, ये तो हम जानते हैं, है ना। तो v की जगह पे हम ये लिखेंगे ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dx by dt। अब आप मुझे सर माइनस नहीं लिखा, माइनस देखिए सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, वैसे सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं माइनस साइन, वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए dx के साथ x रखना पड़ेगा, तो मैं पहले dx by dt को लेफ्ट में लिखता हूं, dx by dt एक ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ ले आएंगे ओमेगा स्क्वायर और रूट वाले dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, जो लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन किया उनको ये समझता होगा। अब बोलेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू ओमेगा रूट सॉरी इंटीग्रल dt प्लस एक नया कांस्टेंट फाई। अब इसका फॉर्मूला आना चाहिए, जो लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया उनको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, sin इनवर्स x बाय a, तो हो जाएगा sin इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई। sin इनवर्स वहां चला गया तो sin हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। x इज इक्वल टू a वहां चला जाएगा a sin omega t plus phi. This is the displacement for linear SH। तो इस तरीके से आपका तीनों हो गया, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पे आपका वेलोसिटी हो गया और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। 4 मार्क का ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है, इतना ही लिखना है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है हमारा सेकंड डेरिवेशन। चलते हैं हम लोग थर्ड डेरिवेशन। तो आपके सामने में थर्ड डेरिवेशन लाया हूं, ये जो है डेरिवेशन 4 मार्क का पूछा था, लेंदी है डेरिवेशन, 4 मार्क का पूछा था लेकिन काफी लेंदी है। सिर्फ आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यूज होता है, जो 11 के फॉर्मूला है और जो आपको स्टेप्स है ना समझना है, बस और कुछ नहीं, ध्यान से देखेंगे तो समझ भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एनालिटिकली द कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर एसएचएम्स हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। अभी इसमें दो एसएचएम है, मतलब एक पार्टिकल के ऊपर दो एसएचएम साइमल्टेनियसली आ गए, तो हम यहां लिखेंगे कंसीडर अ पार्टिकल subjected to two linear SHMs। अच्छा, वो जो दो लीनियर SHM एक पार्टिकल के ऊपर आए ना, सुपर इम्पोज किए, उनका सेम पीरियड होना चाहिए और सेम पाथ होना चाहिए। टू लीनियर SHMs हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग सेम
पाथ। अभी यहां पे हम बोल सकते हैं से एक्स एक्सिस, से एक्स एक्सिस अलोंग सेम पाथ मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। बट अच्छा दो चीज सेम है, पीरियड और पाथ, लेकिन अलग हम लोग को फिर क्या लेना पड़ेगा, बट डिफरेंट different amplitudes and initial phase। इनिशियल फेज और एम्पलीट्यूड अलग लेंगे हम लोग, सिर्फ जो सेम लेने को बोला क्या अलग टाइम पीरियड मतलब ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी ना, तो ओमेगा और पाथ एक्स एक्सिस वाला, लेकिन एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज हम लोग अलग लेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं देयरफॉर x1 is equal to a1 sin, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा टी प्लस phi 1 and x2 is equal to a2 sin ओमेगा टी प्लस phi 2। तो आपका ओमेगा जो है वो सेम पीरियड डिनोट करता है, a1 a2 अलग अलग एम्पलीट्यूड डिनोट करता है, phi 1 phi 2 अलग अलग इनिशियल फेज डिनोट करता है। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, कंबाइन करके रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x is equal to x1 plus x2, तो लेंथी है, ध्यान से देखिएगा। तो a1 मैं ओपन भी ब्रैकेट साथ में ओपन कर देता हूं, ठीक है ना। a1 तो इसका देखिए sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला 11th में sin a cos b प्लस cos a sin b याद करिए। तो यहां हो जाएगा sin ऑफ ओमेगा t cos phi 1 प्लस cos sin a cos b प्लस cos ओमेगा t sin phi 1, ये तो इसका होगा, प्लस x2 a2, इधर कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा sin ऑफ a प्लस b का, sin ओमेगा t cos phi 2 प्लस cos ओमेगा t sin phi 2। ये sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है। अब आप क्या करिए पता है, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को जमा करिए, ध्यान दीजिएगा, साइन ओमेगा टी जहां दिख रहा है ना उनको आप साथ में लीजिए, तो क्या हो जाएगा a1 cos phi 1, ठीक, यहां से a2 cos phi 2 ब्रैकेट बना के कॉमन साइन ओमेगा टी। अब दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला cos ओमेगा टी, उसको ले लीजिए, a1 sin phi 1, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 इनटू cos ओमेगा टी। समझ गया ना क्या किया हम लोगों ने, जो sin ओमेगा टी का दो टर्म्स है ना उनको साथ में लेके sin ओमेगा टी कॉमन किया, cos ओमेगा टी का दो टर्म है ना उनको साथ में लेके cos ओमेगा टी को कॉमन बाहर निकाला। अब इसको हम लोग डिनोट करेंगे, लेट ये cos में ना तो बोलेंगे लेट r cos डेल्टा इज इक्वल टू a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 एंड उसको लेंगे r sin डेल्टा इज इक्वल टू a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 1। ये लेना पड़ेगा, इसको लेंगे हम लोग, ये पूरा cos में ना तो r cos डेल्टा और ये r sin डेल्टा, ठीक है। जहां पे हम बोल सकते हैं कि when r is the, वो तो बाद में, ठीक है, बाद में लिख देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, therefore x is equal to, ये पूरा हो गया r cos डेल्टा sin ओमेगा t प्लस इधर हो जाएगा r sin डेल्टा cos ओमेगा t। अभी इसमें से देखिए कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा r sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा। अब ये तो फॉर्मूला हो गया ना, sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं sin ऑफ a प्लस b sin ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब ये क्या है, इससे ये तो इसके जैसे ही हो गया, देखिए the resultant is also a linear SHM, the resultant is also a linear, रिजल्टेंट जो दो डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट निकाला वो भी लीनियर एसएचएम जैसा ही है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या है, विद एम्पलीट्यूड r, उसका एम्पलीट्यूड r है, ओमेगा तो चलो सेम ओमेगा है, और ये जो है इनिशियल फेज है, एम्पलीट्यूड r
इनिशियल फेज डेल्टा बट सेम पीरियड सेम रहा, पीरियड में कोई बदलाव नहीं रहा, ओमेगा नहीं चेंज हुआ, ओमेगा की वैसे का वैसे ही रहा। A1 A2 की जगह पे R आ गया नया एम्पलीट्यूड, और phi1 phi2 की जगह डेल्टा आ गया नया इनिशियल फेज। ये आपका एक पार्ट हुआ डिस्कस एनालिटिकल, ये आपने डिस्कस किया है, ये आपका हो गया, आपका समझ अब से 1 से 1.5 मार्क का हो गया। अभी आगे क्या है, आगे भी बाकी है, अभी बाकी है। अब आगे बोला है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब आर का एक्सप्रेशन निकालो, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, आर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। नाउ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर cos डेल्टा द होल स्क्वायर प्लस आर sin डेल्टा द होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख लीजिए, आप इसको स्क्वायर करिए आपको आर ही आएगा, वो आप करके देख लीजिए। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट निकल जाएगा आर cos डेल्टा। अभी आर cos डेल्टा, आर cos डेल्टा, अभी आर cos डेल्टा ये है, देखिए मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया। अभी मैं लिख रहा हूं, देखिएगा a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 द होल स्क्वायर प्लस r sin डेल्टा ये है a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 द होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi1 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi2 प्लस 2a1 a2 cos phi1 cos phi2 प्लस, ये तो पहले ब्रैकेट का स्क्वायर हुआ, अभी इसका स्क्वायर करने का है a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi1 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi2 प्लस 2a1 a2 sin phi1 sin phi2। लंबा चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो r स्क्वायर इज, ध्यान से भी क्या करेंगे, a1 स्क्वायर उठाइए, देखिए यहाँ पे a1 स्क्वायर है और यहाँ पे a1 स्क्वायर, दोनों को साथ में लीजिए। a1 स्क्वायर यहाँ से क्या बचेगा cos स्क्वायर phi1, यहाँ से बचेगा sin स्क्वायर phi1। ठीक, अब a2 स्क्वायर उठाइए, यहाँ पे आपका a2 स्क्वायर है और यहाँ पे आपका a2 स्क्वायर है, तो a2 स्क्वायर यहाँ से आएगा आपका cos स्क्वायर phi1 प्लस phi2 प्लस sin स्क्वायर phi2। अब और क्या बचा आपका, ये दो टर्म बच गया, क्या बच गया 2a1 a2, यहाँ से बचा cos phi1 cos phi2 प्लस sin, यहाँ से ये दो टर्म है भाई, ये दो टर्म sin phi1 sin phi2। मैं जानता हूँ लेंदी है, लेकिन अगर आ गया समझ, देखिए इसमें यही है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बहुत कुछ लिखना है, नहीं तो एक्चुअली कुछ खास है नहीं इसमें। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है भाई, 1 a2 स्क्वायर 1 2a1 a2 cos a cos b plus sin a sin b, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री, cos a cos b plus sin a sin b is cos of a minus b, cos of phi1 minus phi2। आगे हमारे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r is root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi1 minus phi2। This is your, यहाँ पे आपका 3 मार्क कंप्लीट हो गया भाई, 3 मार्क इधर, और ये एक था इधर 1.5 और इधर 1.5, 3 मार्क हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा ना एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और डिस्कस, तो यहाँ तक डिस्कस किया और यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ढूंढा। अब इसमें हेंस बोला, हेंस वो एक मार्क और है, क्या बोलते हैं, हेंस फाइंड द रिजल्टेंट, मतलब आर निकालो दो केस में। पहला केस देखना ध्यान से, पहला केस क्या बोलता है, हेंस वाला पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट हेंस फर्स्ट पार्ट। हेंस बोलता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब ये phi1 minus phi2, phi1 minus phi2 is equal to 0 रेडियन, 0 रेडियन। अगर ये 0 होगा तो बताइए r क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0।
अब cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया ना भाई, r is equal to root of a1 plus a2 the whole square, r is equal to plus minus a1 plus a2, ये आ गया फॉर्मूला अगर फेज डिफरेंस 0 है। सेकंड पार्ट में फेज डिफरेंस पाई बाय 4 है, लेट्स डू दैट। सेकंड पार्ट व्हेन फेज डिफरेंस मतलब यही है phi 1 minus phi 2, phi 1 minus phi 2 is pi by 4, अगर ये pi by 4 होगा तो क्या हो जाएगा सो r is equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2, now this is cos pi by 4, cos of pi by 4, मेरे ख्याल से यहाँ pi by 2 है शायद, it is not pi by 4, मेरे ख्याल से pi by 2 है, it is pi by 2 not pi by 4, ये pi by 2 है तो फेज डिफरेंस इज pi by 2, तो यहाँ पे आएगा cos pi by 2, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस cos pi by 2 तो 0 होता है ना, तो ये 0 हो गया, r is equal to root of a1 square plus a2 square, बस ये एक कर दिया तो आपका और एक मार्क हो गया, 4 मार्क हो गया। cos pi by 4 मतलब क्यों नहीं हो सकता ना, मैंने क्यों अंदाजा लगाया, तो cos 45 लेंगे तो फिर क्या होगा 1/√2 हो जाएगा, फिर ये कटेगा √2 हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा आने को, तो देखो वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं मना नहीं है, आप cos pi by 4 लेंगे तो 1/√2 कटेगा √2, वो रह जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस √2 a1 a2, लेकिन जनरली ऐसा डिफिकल्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं देंगे, एक मार्क है ना, इजी देंगे, तो pi by 2, हाँ मैं अभी बोल रहा हूँ अगर pi by 4 होगा तो भी हो सकता है, मना नहीं है, pi by 4 होगा तो 1/√2 इसे कटेगा √2, बस वो छोड़ देने का, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस √2 a1 a2 करके छोड़ देने का, लेकिन मुझे लगता है ये था शायद, तो उसके हिसाब से ये 4 मार्क का है, इसमें आपको ये सब आना चाहिए, ये फॉर्मूला जो है ना आपका sin a plus b sin a plus b, फिर यहाँ पे cos a cos b sin a sin b cos of a minus b, 2-3 फॉर्मूला आना चाहिए, और फिर कैसे उसको जमा किया, उसका स्क्वायर 1 लिखा, देखिए यहाँ पे देखिए 1 बनाया, ये 1 बनाया, तो वो सब सिंपल चीजें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो हो जाएगा, तो जो लोग ने एक बार किया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वापस बोलता हूँ इतना ही लिखना है, आपको कहीं बुक से देखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, 4 मार्क निकाल लेगा, है कि नहीं। ये तीसरा डेरिवेशन, चलते हैं फोर्थ डेरिवेशन। ओके चलिए फोर्थ डेरिवेशन देख लेते हैं, एनर्जी वाला डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी, जानते हो कि 4 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कैसा है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल, तो हम लोग यहाँ पे ना अज्यूम करते हैं, देखिए सपोज ये पाथ है mn, ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन है O, और पॉइंट P एनी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट x, मैं लिखता हूं कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m performing linear SHM along path mn. Let O be the mean position, O be the mean position, and P any position at time t, ठीक है, at time t, तो you can say OP is equal to x, OP is equal to x मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, इतना सब स्टार्टिंग में लिख देने का, ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी एट p, v is equal to ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अभी डिराइव किया, ये इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और इन टर्म्स ऑफ टाइम में लिख सकते हैं a cos ओमेगा t प्लस 5, ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, आप लोगों को ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट चाहते, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने डिराइव किया था, याद करिए, डिस्प्लेसमेंट x a sin ओमेगा t प्लस 5 डिराइव किया था कि नहीं,
इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, तो a तो a का sin का cos हो जाएगा, ओमेगा t का ओमेगा हो जाएगा, तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, वो डेरिवेशन से याद है, वो याद रखना पड़ता है आपको, ठीक है। ओके, अब हम लोग लिखेंगे पहला काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिए काइनेटिक एनर्जी, वी टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पहले उसकी बात करेंगे। तो एट डिस्प्लेसमेंट x, एट डिस्प्लेसमेंट x e के इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर होता है, v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर हमको लिखना है, सपोज बाय चांस अगर हमको लिखना है, तो हम लोग m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, याद करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन k बाय m को हमने लिया था ओमेगा स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, याद करिए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब m ओमेगा स्क्वायर को हम k लिख सकते हैं, हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x। अगर मैं पूछूं एट डिस्प्लेस एट टाइम t, अगर t के टर्म में देखें एट टाइम t, तो आपको दूसरा यूज करना पड़ेगा, ek इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह ये यूज करेंगे a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, तो ek इज इक्वल टू हाफ, ये जो m ओमेगा स्क्वायर को k लिखेंगे, k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ये आ गया आपका पहला वाला काइनेटिक एनर्जी का इन टू फॉर्म्स, दो तरीके से, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टर्म्स ऑफ टाइम t के हिसाब से। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको बात करने का पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे होता है, व्हेन वर्क इज डन। तो देखिए क्या अज्यूम करते हैं, suppose the particle is displaced from P by small distance dx away from the mean position। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, क्या मैं बोल रहा हूं, यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते, छोटा सा। अब आप इसको डिस्प्लेस करते तो फोर्स खींचेगा ना उसको बैकवर्ड, अपना जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के dx, ऑपोजिट है, ठीक। अच्छा यहां पे वर्क डन होगा, ऑल्सो वर्क डन dw कितना हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू माइनस dx, क्योंकि वर्क डन ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है। अब ये खुद माइनस k dx है, या सॉरी माइनस kx है, सॉरी माइनस kx माइनस dx, तो kx dx, दिस इज माय वर्क डन dw। टोटल वर्क डन फ्रॉम O to P, W इंटीग्रल 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक, इसको टोटल हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dw को, मतलब 0 से लेके x तक kx dx, k तो कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 0 to x, so work done is equal to half k x square। this work done is stored as potential energy। so at displacement x, EP is equal to half kx square। भाई ये फॉर्मूला आ गया, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया है, और कौन सा, दो फॉर्म में लिखना पड़ता है, एक डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में और एक टाइम के फॉर्म में। एट टाइम t EP is equal to half kx। अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया था इन टर्म्स, हमने जो डिराइव किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, सेकंड डेरिवेशन आज का क्या है, a sin ओमेगा t प्लस 5 स्क्वायर है, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, ये हो गया। अब तीसरा देखिए, दूसरा भी हो गया, काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, अब तीसरा क्या है, टोटल एनर्जी। लेट्स कम टू टोटल एनर्जी।
total energy E is equal to EK plus EP, ठीक है ना। EK यहाँ से उठाओ हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस EP यहाँ से उठाओ इधर से हाफ के x स्क्वायर हाफ के ब्रैकेट ओपन करो a स्क्वायर माइनस हाफ के x स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया भाई। E is equal to half k a square. This is the formula for total energy. 3 मार्क हो गया। अगर आपसे कोई पूछे एक्स्ट्रा व्हाट आर द फैक्टर्स, तो इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए फैक्टर्स, अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं E is equal to half k का फॉर्मूला क्या है, m ओमेगा स्क्वायर e स्क्वायर हाफ m। अभी ओमेगा स्क्वायर क्या है, 2 पाई बाय t है ना, या 2 पाई n, चलो 2 पाई n द होल स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हाफ m 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर, या फिर हाफ इसको कट कर दो तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर को अपॉन t स्क्वायर भी लिख सकते हैं इनटू a स्क्वायर। तो ये सब देख के हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पूछे ना कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर है मास ऑफ द पार्टिकल, दूसरा फैक्टर है स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तीसरा फैक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, और चौथा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मास वो लिखना है ना, जगह नहीं है, मास, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, ये 4 फैक्टर है। टाइम पीरियड जो है इनवर्स है और सब डायरेक्ट है, तो बोल देगा 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये 4 फैक्टर का नाम दे देंगे, इसका 1 मार्क मिल जाता है, टोटल 4 मार्क हो जाता है। थोड़ा लेंथी हो गया, और भी है 4-5 और डेरिवेशंस है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि सब डेरिवेशन इसी वीडियो में डाल दूं। तो हम लोग का ये पार्ट 1 वीडियो ऑसिलेशन का, एक मैं पार्ट 2 वीडियो लाता हूं ऑसिलेशंस का, जहां पे जो रिमेनिंग है उसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आज मैं ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। देखते रहेगा मेरा वीडियोस, पार्ट 2 भी ऑसिलेशन का वीडियो आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।